नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य यानी बिहार और झारखंड के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज इस कार्यक्रम में पहली बार हम रांची में हैं बाबूलाल मरांडी साहब से बातचीत करने के लिए, लेकिन उनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं इससे पहले देख लेते हैं कि उनसे ये बातचीत क्यों और किन मुद्दों पर। बाबूलाल जी हालांकि कोडरमा से सांसद हैं, लेकिन उनकी लाली तब से कुछ कम हो गई है जब से उनका भगवा रंग उतर गया है। झारखंड में भगवा ब्रिगेड के समर्पित सिपाही रहे बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हाफ पैंट भी लंबे समय तक पहनी और विश्व हिंदू परिषद का तिलक भी माथे पर खूब लगाया। बाद में बीजेपी ने उन्हें कमल खिलाने के लिए राजनीति के दलदल में उतारा। 1998 में पार्टी को 14 में से 12 लोकसभा सीटें जिताने का श्रेय उन्हीं को मिला। पुरस्कार के तौर पर वाजपेयी सरकार में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बना दिए गए। सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ तो बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 28 महीने के लिए। राज्य के विकास के लिए कुछ अच्छे काम किए, लेकिन सियासत में इतना काफी नहीं होता। 2003 में अर्जुन मुंडा ने उन्हें रिप्लेस किया। धीरे धीरे पार्टी से मतभेद बढ़ते चले गए। आखिर बाबूलाल मरांडी ने एक दिन अपनी आत्मा को छीलकर और शरीर को खरोंच कर भगवा रंग उतार डाला। अब कहते हैं कि कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन वापस बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बाबूलाल जी ने 2006 में झारखंड विकास मोर्चा नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली और इस पार्टी के नाम के आगे ब्रैकेट लगाकर प्रजातांत्रिक जोड़ना नहीं भूले। इसके बाद कांग्रेस से गठबंधन किया, लेकिन अब कांग्रेस का नाम आने पर भी कुतुब मीनार से कूदने को तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि अगली बार सभी 81 सीटों से अकेले चुनाव लड़ूंगा और राज्य में जनता की सरकार बनाऊंगा। बाबूलाल जी के शिगुफे उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। कहते हैं कि पीएम और सीएम पद के लिए डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। स्थानीयता का मुद्दा भी उठाते हैं और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का समर्थन भी करते हैं। बाबूलाल जी से बात करने के लिए मुद्दे कई हैं, सवाल कई हैं। देखते हैं 1 घंटे में क्या कुछ निकल कर आता है सामने। बाबूलाल मरांडी साहब, आप झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने और यह कामयाबी आपको बीजेपी ने दिलाई और बीजेपी से आप अलग हुए तो लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं। आप भी संघर्ष कर रहे हैं और शायद झारखंड भी संघर्ष कर रहा है। इन चीजों पर आप किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? आज अगर इस प्रदेश में देखेंगे कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है जी, यह सरकार लोग चला रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी और सत्ता में आने के बाद काफ़ी अंतर आया। पहले जो बीजेपी पहले कहा करती थी पार्टी विथ डिफरेंस, लेकिन सत्ता में आने के बाद लगा कि कहीं कोई डिफरेंस नहीं है और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक और कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे सत्ता के लिए खरीद फरोख्त करना, सत्ता के लिए सौदेबाजी करना, सत्ता के लिए जनता को दिग्भ्रमित करना, तो इस प्रकार के अनेक ऐसे हमें करीब से देखने को मिला। तो मुझे लगा कि बीजेपी में रह करके हम जनता की हम सेवा नहीं कर सकते और इस प्रदेश के लिए हम बेहतर काम नहीं कर सकते, और इसलिए अंततोगत्वा मुझे बीजेपी छोड़ना पड़ा और बीजेपी छोड़ करके हमने नई पार्टी गठित की और जनता का रिस्पॉन्स काफ़ी मिल भी रहा है। मरांडी साहब, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, आप सिर्फ बीजेपी में नहीं रहे, आप संघ परिवार में रहे, आप विश्व हिंदू परिषद में रहे। आपको वो पुराना अपना घर जो है, उस घर की याद जो है कहीं नहीं सताती है क्या? नहीं, मैंने कहा कि जब हमने करीब से देखा और करीब से अनुभव किया जी, तो मुझे लगा कि यहाँ रह करके हम इस देश के या प्रदेश के सभी तबके और सभी वर्गों का हम सेवा नहीं कर सकते। तब फिर हमने अपनी रास्ता तय किया। नहीं तो आपने अपने पुराने घर के गार्जियंस वगैरह से कभी बातचीत नहीं की
कि ये जो पार्टी विद द डिफरेंस थी बीजेपी, वो देखो ऐसी हो गई है, और आप लोग जो रिमोट कंट्रोल से बैठकर चलाने के लिए बदनाम हो, वो लोग कुछ नहीं कर रहे हो। जो उस समय जितनी बात करनी थी उसको बात करके, और जिस दिन मैंने छोड़ा तो उसी दिन मैंने कहा कि भाई, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, जहां से आपका करियर शुरू होता है। नहीं, मैंने कहा कि जितनी बातें जो भी होनी थी उस वक्त हमने जी, जहां हमें कहनी थी वहां हमने कहा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुझे लगा कि समाज के जो हर वर्ग है, हर तबके है, यहाँ रह करके हम सबों का हम निष्पक्ष रूप से हम काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर मैं अपने आप को वहाँ से अलग हो गया। तो आप बीजेपी से अलग हुए, संघ और विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा से तो अलग नहीं हुए मेरे नहीं, ख्याल मैं सब कुछ छोड़ करके, मेरे जो पुरानी अतीत था, जी जी, जिस दिन मैंने छोड़ा उसी दिन अतीत को मैं छोड़ करके और नई मैंने शुरुआत प्रारंभ की। पार्टी बदला जा सकता है, ऐसा लोग मानते हैं कि पार्टी बदला जा सकता है, विचारधारा बदली नहीं जाती है। तो पार्टी आपका पीछा नहीं करती होगी, लेकिन विचारधारा तो आपका पीछा करती होगी मरानी साहब। नहीं, मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि विचारधारा वहाँ के जितने भी अच्छाई बुराई जो भी चीजें थी जी, उसको मैंने जिस दिन छोड़ा उसी दिन मैंने उसको अच्छाइयों को भी छोड़ दिया। सब कुछ वहाँ के जितना भी सारी चीजें थी उसको मैंने वहीं पर छोड़ दिया। जी, जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में क्या क्या अच्छाइयाँ आप मानते हैं? क्योंकि जिस बात को मैंने छोड़ दिया, नहीं, अब उसकी मैं फिर इतिहास पर भी तो लोग बात करते हैं, ऐसा थोड़े। नहीं, मैं इतिहास पर बात नहीं करता, बल्कि मैं इतिहास बनाने पर मैं विश्वास करता हूँ। तो आजकल आप कौन सा इतिहास बना रहे हैं? मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश में भी और इस देश में भी हम नई व्यवस्था कैसे खड़ी हो, उस दिशा में हम बहस भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं कि चाहते हैं कि भाई एक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि भाई हमें इस देश में और प्रदेशों में भी जनता की सरकार बने। आज अगर आप देखेंगे इस देश में या झारखंड में भी या कई एक राज्यों में इस प्रकार की, तो जनता की सरकार नहीं बनती दिखाई पड़ रही है। तो सरकार बनती है या तो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है या नेताओं की सरकार बनती है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जहां हमने लोकतंत्र में ये पढ़ा था कि भाई जनता की सरकार होगी और जनता के द्वारा सरकार बनेगी और जनता के लिए सरकार बनेगी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वो परिभाषा वो किताबों तक ही सीमित हो गई। हमने सही मायने में देश के अंदर में हम लोकतंत्र स्थापित नहीं कर रहे हैं और उस दिशा से हम कोसों दूर हम भटकते चले जा रहे हैं। इसका मैं एक उदाहरण भी कहता हूं कि अगर 89 से अगर आप देखेंगे तो 89 से देश के अंदर में जनता की सरकार बनी ही नहीं। सरकार बनी तो नेताओं की सरकार बनी 89 से। हाँ, बीपी सिंह से लेकर के और मनमोहन सिंह तक की गवर्नमेंट के अगर पूरे कार्यकाल को अगर आप देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी नेता की सरकार थी, जनता की सरकार नहीं थी। नेता की सरकार थी जिसमें आप मंत्री थे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, हम भी जब मुख्यमंत्री थे राज्य में तो मैं कहता हूँ कि भाई वो भी एक नेता की सरकार, नेता की बाबूलाल सरकार मरांडी थी। की। बिल्कुल, जनता की सरकार आपने जनता भी की बनाई। सरकार नहीं बनाई थी और इसीलिए मैं प्रयास कर तो रहा हूँ इसको कि अगर क्रूड भाषा में कहें, कच्ची भाषा में कहें, तो यह तो जनता से धोखाधड़ी है ना मरांडी साहब? बिल्कुल है ना धोखाधड़ी। वह धोखाधड़ी आपने भी की? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने कहा कि उस 28 समय महीने तक पॉलिटिकल इस राज्य का पार्टी नेतृत्व किया, मुख्यमंत्री बने मैं रहे, वही- और आपने जनता की सरकार नहीं चलाई, अपनी सरकार वही मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं अलग हुआ। मुझे लगा कि मैं जनता को धोखा दे रहा हूँ कि भाई जनता की सरकार जब तक नहीं बनती है, और हमारे जैसे लोगों को ये प्रयास करनी चाहिए कि देश में भी और प्रदेश में भी जनता की सरकार बने, सच्ची अर्थों में बने, जो कि हर देशवासी, हर नागरिक ये महसूस करे कि सरकार हमारी है, प्रधानमंत्री हमारे हैं। तो क्लियर मेरा ये सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि क्या वाजपेयी के 6 साल के कार्यकाल में जनता ने ये महसूस नहीं किया कि ये सरकार हमारी है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या बाबूलाल मरांडी की 28 महीने की सरकार में भी जनता ने ये महसूस नहीं किया कि ये सरकार हमारी है? मैं कहूँगा कि देखिए, कभी कभी जैसे जो दिखता है
वो जनता कभी समझ नहीं पाती है। जैसे आज विज्ञान कहता है ना कि भाई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन सर्वसाधारण लोग इसको महसूस नहीं कर पाता है। पढ़े लिखे जो इंसान है वही समझता है। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सर्वसाधारण लोगों को ये समझ में नहीं आ पाता है तुरंत, उनको तब समझ में आता है जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हम फिलहाल समझ गए, जनता ने समझा या नहीं समझा, हम फिलहाल समझ गए। वाजपेयी सरकार की वो 3, 4, 5 चीजें आप मुझे बताइए जिससे ये एस्टेब्लिश होता था कि वो सरकार जनता की नहीं थी। देखिए, पहली बात तो मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बीजेपी जी ने जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए कई एक दलों के साथ जी समझौते किए, जी मुद्दों की, मूल्यों की, आपने देखा होगा, तब उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ठीक है। एक मुद्दा और हुआ फिर सरकार के लिए समझौता, जब सरकार बनने के बाद सरकार बनती है तो उस समय आप देखे होंगे कि फिर समर्थन इकट्ठा करना, जुटाना, फिर आपने देखा होगा कोई हम सरकार मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगे तो हम कोई बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार चला रही है। इसको क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही यही होता है सरकार गठन के लिए अनुचित समझौते। एक पॉइंट बस यही बहुत पर्याप्त है। यही सरकार बनाने में, जहां मैंने कहा कि जनता की जब सरकार नहीं बनती है तो उसका एक पॉइंट ही यहीं से शुरुआत होती है, फिर बाकी पॉइंट की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, पूरी सरकार की हम बात नहीं करते हैं। वन और पर्यावरण मंत्री आप भी उस सरकार में रहे, क्या आप पर किसी किस्म का अनुचित दबाव आया वाजपेयी जी की तरफ से या उस अपनी पार्टी की तरफ से या पूरी सरकार की तरफ से कि बाबूलाल ऐसे नहीं ऐसे करना है? मैं इस वक्त नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन एक समय ऐसा था जिस पर नहीं करने के, जिसको कह सकते हैं, दबाव वो पड़ा था। आप क्या करना चाहते थे और क्या नहीं करने दिया गया? उसका मूल मैं आपको बता रहा हूँ घटना कि हम औरंगाबाद गए थे। औरंगाबाद में लीकर की बहुत सारे फैक्ट्री है जी, और संयोग से मैं कह सकता हूं कि आज मैंने क्या कहते हैं किंगफिशर के मालिक विजय माल्या का ही जी फैक्ट्री, वहां भी हम गए थे। जी हालांकि जब पता चला था तो लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन इतना पॉल्यूशन हो रहा था, पानी को सीधे नदी में लोग छोड़ रहा था, चारों तरफ दुर्गंध था। तो उसके बाद जब वहां से लौटे तो फिर मेरे पास टेलीफोन आया था कि भाई आगे उस पर कुछ नहीं करना है, बहुत अधिक नहीं बढ़ना है। आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, आपके हम केंद्रीय मंत्री ने फोन किया था या फिर नहीं, मैं सीधे, मैं प्रधानमंत्री भी नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो कि क्या यह मान पार्टी लूं कि आपके केंद्रीय मंत्री ने आप पर दबाव डाला? जो नहीं, हमारे नहीं, केंद्रीय मंत्री के ओर से नहीं, मैंने कहा कि हमारे पार्टी के जो सीनियर मिनिस्टर्स थे उनके ओर से आया था। तो शुचिता और भारतीय संस्कृति की बात करने वाली पार्टी के आला नेताओं और मंत्रियों ने आपको एक शराब व्यवसायी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना कर्तव्य निभाने से रोका। अब उसको जिस रूप में आप उसको कह सकते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि जब जनता की सरकार नहीं होती है तो इस प्रकार की ये प्रॉब्लम होता है जो आज देश में खड़ा है। बीजेपी के ही अरुण शौरी का एक बयान आया था अखबार में जी, उन्होंने साफ कहा था कि भाई हमको लोकसभा में बजट पर इसलिए बोलने नहीं दिया कि हम खास उद्योग घराने के विरोध में हम बोलते थे। जी, खुल करके अखबार में उन्होंने बोला, पूरा उस समय प्रमुखता से छपा था, मुझे लगता है कि 2 साल पहले की घटना होगी। ठीक कह रहे हैं आप बाबूलाल मरांडी साहब। एक घटना ये हुई और ऐसा कोई वाकया हुआ जब आपको कर्तव्य निभाने से रोका गया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब जिस चीजों को मैंने छोड़ दिया उस पर मैं आप बहुत अधिक दिमाग नहीं लगाए, क्योंकि आपने एक बातें पूछे तो इसलिए मैंने एक बात बताई और इसके बाद फिर इतना तो आप कह सकते हैं कि मंत्रियों पर जो है माफिया का दबाव रहता है। अब आज तो खुल करके देखते हैं ना कि कॉरपोरेट घराने किस प्रकार से जी देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। हमारे मन में देखिए बाबूलाल साहब एक सीधा सीधा सवाल है कि अगर बीजेपी के आला नेताओं और मंत्रियों ने आपको अपना दायित्व निभाने से रोका तो उस सरकार के मुखिया थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आपने वाजपेयी जी की निगाह में, उनकी जानकारी में ये प्रश्न लाया? नहीं, उस समय जो कुछ करना था हमने किया। तो वाजपेयी जी ने भी आपका सहयोग नहीं दिया?
अब जो कुछ करना था उस वक्त, इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ मैंने इसलिए आपको इतनी बातें थोड़ी से समझाया, क्योंकि जब मैंने जो छोड़ दिया और मैं नई दिशा की ओर कि भाई क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, उस पर अब जो चीजें हम बाबूलाल साहब छोड़ देते हैं उनको भी, जैसे आप जनता की बात हाँ, तो उसको सिर्फ उसकी अनुभव नहीं, उसकी अनुभव जी ने भी आपका साथ नहीं दिया, यह एक इंप्रेशन निकाला जा सकता है आपकी बात से। अब उसमें से कुछ भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि जब आप झारखंड के मुख्यमंत्री बने, 28 महीने के मुख्यमंत्री आप बने, तो वह सरकार किस तरह से जनता की सरकार नहीं रह गई? मैंने आप देखा कि जब जनता के हितों की जब अनदेखी करने के लिए जब दबाव पड़ने लगा, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि भाई हमें दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए, सरकार जाए तो चले जाना चाहिए और हमें जनता के बीच आना चाहिए, या फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन उस वक्त फिर पार्टी को लगा कि नहीं, हमें अपोजिशन में नहीं बैठना चाहिए, कि फिर सरकार भी नहीं जानी चाहिए, हमें सरकार ही बनानी चाहिए। तो मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो उन लोगों की जो मांगे थी उसके सामने हम समझौता कर लेते। उस समय जो मंत्रीगण थे जिनके, चूंकि उस पर इतनी बहस हो चुकी, बड़ी राइटअप भी मैंने लिखा, इसलिए मुझे लगता है कि अब इस राज्य ही नहीं बल्कि देश की जनता भी जानती उस वक्त क्या। तो मेरे पास दो ही रास्ता थे। केंद्र में शराब माफिया के लिए काम करने के लिए कहा गया, तब मेरे पास दो ही रास्ते थे कि या तो हम समझौता करते, फिर मुझे लगा कि हम फायदा पहुंचाने का दबाव था। तो इस राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता जानती इस बात को, इसलिए उस बात को फिर रिपीट करने की कोई मतलब नहीं है कि बार बार उन लोगों का नाम लें जो लोग जनता के लिए इस देश में सरकार नहीं चला रहे हैं, न दूसरों को चलाने दे रहे हैं। उन लोगों को नंगा करिए, बार बार नंगा नहीं, वो लोग नंगा हो चुके हैं। नहीं, बार बार नंगा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि और बेहतर करके दिखाने की, लोगों को विश्वास दिलाने की। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। उनको एक बार हमें नंगा करना तो उनको बता दिए जनता के बीच में। तो मुझे लगता है कि आप भी हैं बाबूलाल? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। हिचकते हैं? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। डरते नहीं है तो हिचकते हैं? नहीं, क्यों हिचकेंगे? लेकिन अगर उसी घाव को हम कुरतते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होता है उससे। ये इसलिए जरूरी है कि झारखंड में एक नेता जो जनता की सरकार बनाने की बात करता है, अगर उस नेता के साथ इस तरह के हादसे हुए तो बाकी लोग जो जनता की नहीं अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं और वो अपनी सरकार चला रहे हैं, तो फिर अब तो और बड़े बड़े तिकड़म हो रहे होंगे ना झारखंड में। नहीं, वो तिकड़म हो रहे रोज जान रहे हैं। वो जब तिकड़म होता है वो तो जाकर के मैं जनता के बीच बताता हूँ कि भाई ये गड़बड़ हो रही है। तो अभी क्या तिकड़म चल रहा है? अभी क्या तिकड़म हो रहा है तो हर कोई देख रहे हैं। नहीं, अब यहाँ तो आप एक एक वाक्य में बता दीजिए ना, एक नहीं, 2-3 वाक्य में जैसे बता रहा हूँ जिसकी हमारी लड़ाई भी चल रही है। उसने कहा कि भाई सरकार कैसे बीजेपी और जेएमएम ने मिलकर बनाई, आजसू ने मिलकर बनाई। सरकार में क्या एमओयू हुआ वो आप धीरे धीरे परत दर परत खुलते जा रहे। मुख्यमंत्री ने अपने पास 2 विभाग महत्वपूर्ण रखा, एक तो सड़क और एक बिजली। कुछ दिन पहले सड़क में 113 किलोमीटर की सड़क का काम बिना टेंडर के, बिना ठेका के, कैबिनेट से निर्णय करके लोगों ने दिया। कितना? 113 किलोमीटर और कितना में 3,765 करोड़ रुपया। अब कोई भी उसी सड़क में कहीं भी बनता है तो मुश्किल से अगर 4 लाइन बनता है तो आज के तारीख में 6 करोड़ कहीं 7 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का एस्टिमेट पड़ता है। लेकिन वहां यदि आप देखेंगे तो 40 करोड़ से ऊपर चला गया। तो मतलब 2,500 करोड़ का घपला हो गया 113 किलोमीटर, निश्चित रूप से। दूसरा, बिजली विभाग मुख्यमंत्री के पास है। पिछले दिनों 1600 करोड़ का काम पीजीसीएल को, वो भी 11% के कंसल्टेंसी पर उनको दिया गया बिना टेंडर के, जो नियम विरोध है। यानी बिना टेंडर के काम देना यानी अपने लोगों को उपकारित करना। अपने लोग यानी जिनसे उनको पैसे की वसूली करनी पड़े, फिर उनसे पीटी कॉन्ट्रैक्टर या बाकी जो इस प्रकार से डिवीजन करना। सारी चीजें 2 साल में। चीजों का केंद्र की सरकार के लिए विरोध करती है, वही काम अपने राज्य की सरकारों से करवा रही है। इसलिए आपने देखा कि आज जो 2G स्कीम है, चाहे कोल ब्लॉक के आवंटन है, इसमें चल रहा है ना कि भाई कोल ब्लॉक आप सीधे क्यों नहीं, ओपन बिड आपने क्यों नहीं किया, संभवतः रद्द भी हो जाएगी। 2G स्कीम में भी पहले आओ पहले पाओ।
वही बीजेपी इस राज्य में बिना टेंडर के अगर आईएलएफएस को इतना बड़ा काम देता है तो इसका मतलब है कि ये सरकार जो आज राज्य में बनी है कि इस प्रदेश को लूटने के लिए ही लोगों ने बनाई है और इसलिए ये लोग इस प्रदेश को लूट रहे हैं। तो प्रति साल ये लोग झारखंड का कितना 1000 करोड़ लूट रहे हैं, कुछ अंदाजा बता पाएंगे? मैं कहूंगा कि इस राज्य का इस वक्त 18,000 करोड़ रुपया की बजट है प्लान साइड का जी। और इसमें से 12-13 हजार करोड़ रुपया ये खर्च दिखाते हैं कि हम इतना खर्च कर लेते हैं। 2-4 हजार करोड़ का तो लैप्स कर जाता है, सरेंडर कर जाता है, कभी ये निकाल सकते। हर विभाग में अलग अलग रेशियो है भ्रष्टाचार के जी। किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में कम है। तो अगर इसको 90 भी है क्या? अब किसी में तो 100% भी मिल जाएगी। तो मैं कह रहा था कि अगर हम औसत 25 भी मान ले जी। कि भाई चलो किसी में कम है, किसी में अधिक है, तो सब मिला जुला कर अगर 25% भी हम मान लेते हैं और 12,000 करोड़ रुपया अगर खर्च होता है जी, तो आप समझ सकते हो तो 3,000 करोड़ 3-4 हजार करोड़ रुपया 9,000 करोड़ जनता तक पहुंचा और 18,000 करोड़ में 9,000 करोड़ का घपला हो गया। घपला यही है। तो इतनी बाबू अच्छी लाल जी, सरकार बन आपकी सकती सारी है। बातें मैं मान लेता, अगर आप बीजेपी से अलग हुए और बीजेपी की जिन नीतियों के खिलाफ आप अलग हुए, आपने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी खामी ही यही बताई कि सत्ता के लिए उसने अनुचित समझौते किए। मैं आपकी सारी बातें मान लेता, अगर आप भी ये अनुचित समझौते नहीं कर रहे होते, आपने जिन पार्टियों से हाथ मिला रखा है वो कौन से दूध के धुले? नहीं, मैंने छोड़ दिया उस पार्टी को। मैंने अब तय किया है कि इस प्रदेश में जी कि अगला जो चुनाव होगी हम राज्य के सभी 81 विधानसभा सीटों से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आपने कांग्रेस से ये सोचकर हाथ मिलाया था कि वो बीजेपी से बेहतर पार्टी है? हाँ, मुझे लग रहा था कि उनसे शायद ये बेहतर हो या पुराना जो उनका झारखंड में जो उन्होंने प्रयोग किया था, मुझे लगा कि शायद उस गलती से उन्होंने कुछ सबक सीखा हो, कुछ समझदारी उनकी बढ़ी हो। लेकिन बाद के दिनों में लगा कि नहीं, उनकी समझदारी बढ़ी नहीं है। अब तो आपने बीजेपी को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया, अब जरा डिग्री बता दीजिए कि कौन ज्यादा भ्रष्ट है और कौन ज्यादा। अब मैं वो अब डिग्री आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता नहीं, मेरे ऊपर मत छोड़िए भाई, आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए। नहीं, मैं अपने मुझे लगता है कि कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं है, बराबर है। को बड़ छोट कहत अपराधी, बराबर, बिल्कुल बराबर है। थोड़ा सा तो डिग्री का फर्क हो ही जाता है, नहीं, क्योंकि मुझे 5 नहीं। उंगलियां तो बराबर नहीं, मुझे होती नहीं हैं। लगता है। कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट है? मैं कह रहा ना कि दोनों ही बराबर है। अब मैं इसका उदाहरण बता सकता हूँ। बीजेपी को ही ज्यादा भ्रष्ट बोल दीजिए ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों ही इस मामले में बराबर के हिस्सेदार है। उदाहरण अब जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूँ, दिल्ली का भी बताता हूँ, झारखंड का भी बताता हूँ। आपने देखा होगा 2G स्कीम। भाई 2G स्कीम अचानक नहीं हुआ, प्रोसेस में से लोगों को काम दिया। लेकिन आपने देखा होगा उस समय कभी भी बीजेपी ने नहीं विरोध किया। बीजेपी ने तब विरोध किया जब कैग ने अपनी रिपोर्ट जमा की जी। जब उसके बाद मीडिया के सुर्खियों में आने लगा तो फिर उन्हें पार्लियामेंट में हंगामा शुरू किया। जी। कोल ब्लॉक के आवंटन में भी वही हुआ, कभी उन्होंने बीजेपी ने नहीं विरोध किया कि कोल ब्लॉक का आवंटन नहीं होना चाहिए। विरोध तब हुआ जब फिर कैग ने अपने सीएजी ने जब रिपोर्ट दिया और उन्हें कहा कि अगर ये ओपन बिड में जाता तो इतनी करोड़ रुपया होता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही पार्टी इस देश की दौलत को दोनों हाथों से कुछ लोगों को लुटा रहे हैं। अब झारखंड में आइए, झारखंड में जब मधु कोड़ा भी जेल में बंद है, मधु कोड़ा एंड कंपनी लोग जेल में बंद है करप्शन के आरोप में कि लोगों ने बहुत दौलत इकट्ठा की। उसकी जांच ईडी भी कर रही है, आयकर वाले भी कर रहे हैं, सीबीआई वाले भी कर रहे हैं, उसकी केस की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रही है। हमने आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट के दस्तावेज को मैंने पढ़ा है। उस दस्तावेज में उन लोगों ने लिखा है किन किन उद्योग घराने के लोगों ने मधु कोड़ा एंड कंपनी को कितनी करोड़ रुपया दिया है। अब मधु कोड़ा तो जेल में बंद है, लेकिन उन उद्योग घरानों की जो और किस एवज में लोगों ने पैसा दिया था, माइंड्स की अनुशंसा या माइंड्स के लीज के लिए। जी।
अब मेरा कहना है कि भाई मधु कोड़ा जिस वक्त तो खान मंत्री थे, उससे लेकर के मुख्यमंत्रित्व काल तक की जितनी भी माइनिंग लीज की या तो दी गई या अनुशंसा की गई, उसी के एवज में पैसा उन्होंने लिया। फिर उस सारे माइनिंग लीज को क्यों नहीं रद्द करती है? इस पर कभी सरकार भी कुछ नहीं, बीजेपी भी नहीं बोलती है, कांग्रेस भी नहीं बोलती है। और आश्चर्य तो यह होता है कोर्ट भी उस पर कुछ जजमेंट नहीं दे रही है। भाई आखिर जिन लोगों ने पैसा दिया उन लोगों को सजा क्यों नहीं मिले? तो आप लेना और देना या दोनों आप पर लेकर भी संशय है? मुझे संशय है, क्योंकि इतनी वर्ष हो गए भाई, उस समय के जितनी भी लोगों की, क्योंकि आयकर विभाग के दस्तावेज में रिपोर्ट दर्ज है कि भाई इन लोगों ने पैसा दिया। तो आप ये कह रहे हैं भाई इसको तो रद्द कर देनी चाहिए। तो लेकिन आपने देखा होगा कभी बीजेपी ने इस पर डिमांड नहीं किया, कभी कांग्रेस ने इस पर नहीं किया। चूंकि ये जो लेने वाले, चाहे 2G स्कीम में जो लोगों ने बड़े काम लिए, चाहे कोल ब्लॉक ने लिया, चाहे आयरन ओल के ब्लॉक ने लिया, वो सारे लोग कॉमन लोग हैं। ये लोग ठीक बात। लेकिन अब इन सारे लोगों को ये लोग संरक्षण भी देते हैं, वो लोग भी इन लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही दल इस मामले में बराबर है। तो दो चीजें आपसे, इस बात से दो और बातें निकलती हैं। एक तो आपके मन में ये संशय है कि कोर्ट को भी मैनेज कर लिया गया है। मैंने शब्द का नहीं कहता हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे ये गड़बड़ झाला कि छूट रहे हैं ये लोग। क्यों छूटेंगे? और दूसरा मुझे अब आप ये बता दीजिए, मधु कोड़ा का चूंकि आप प्रसंग ले आए, तो जनता के मन में एक सवाल यह है कि मधु कोड़ा बाबूलाल मरांडी की नजर में ज्यादा भ्रष्ट थे या अर्जुन मुंडा ज्यादा भ्रष्ट? देखो, मैं इस भ्रष्टाचार की नाप जोख तो कौन ज्यादा है कौन कम है ये कहना बहुत कठिन है। अब इसके लिए तो स्पेशल जब कोई जांच की कोई आयोग गठित हो तो वही बता पाएगा क्या नहीं। तो उस तरह से जैसे आपने कांग्रेस और बीजेपी को बराबर ये कह दिया कि दोनों बराबर भ्रष्ट हैं, उसी तरह से क्या आप ये कहेंगे कि मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा दोनों बराबर भ्रष्ट हैं? नहीं, मैं तो कहूंगा कि उन लोगों से कहीं ज्यादा है, ये लोग ज्यादा है। मधु कोड़ा से ज्यादा भ्रष्ट अर्जुन मुंडा है। मैंने कहा कि कौन ज्यादा कौन अधिक है, लेकिन इन लोगों से मैंने कहा कि मधु कोड़ा एंड कंपनी से आज के तारीख में इस देश में, चाहे देश में लोग शासन कर रहे हो चाहे राज्य में लोग शासन कर रहे हो, तो वो लोग इनसे कम नहीं है। कहीं ना कहीं इन लोगों से लोग अधिक है। अधिक है। जनता को ज्यादा चूना लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से अभी देख रहे हैं, रोज चूना लगाई जा रही है जनता को। ठीक है, ठीक है। बाबूलाल मरांडी जी, अब आपकी बात से एक देखिए विरोधाभास और पैदा हो रहा है। एक तरफ आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि बीजेपी की तरह भ्रष्ट है और कांग्रेस से भी आपके अनुभव अच्छे नहीं रहे, दूसरी तरफ आप जो है राष्ट्रपति के चुनाव में आपने उनको सपोर्ट कर दिया। नहीं, राष्ट्रपति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनवाने के लिए आपने सपोर्ट कर दिया, चूंकि अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं हमारे देश के महामहिम है। लेकिन उन पर ये आरोप तो रहा है ना कि इस देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, जिनकी आप निंदा कर रहे हैं सारी नीतियों की, उन नीतियों के जनक और पितामह और जो भी कह लें संरक्षक और नीति निर्धारक सब लोग वही लोग रहे हैं। तो आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा तो उस समय कुछ सर्वे आया था जी, कि देश के सर्वाधिक लोगों ने पसंद किया था एपीजे अब्दुल कलाम को। जी, जी, जी। और उस वक्त हमने ये साफ कहा था कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम प्रत्याशी होंगे, क्योंकि जनता की वो पसंद है, तो हमारी पार्टी का सपोर्ट एपीजे अब्दुल कलाम को होगी। दुर्भाग्य से उनको लोगों ने नहीं खड़ा किया या वो नहीं खड़े हुए। तो उसमें ही था कि दूसरा जो सर्वाधिक जो पसंद के व्यक्ति थे तो प्रणब मुखर्जी थे। नहीं, तो ये सवाल हमने आपसे इसलिए पूछा। हाँ, इसलिए मैंने कहा कांग्रेस, राज्य से आप आते अब मैं कांग्रेस के नाते राज्य की पॉलिटिक्स करते हैं, आपने एक आदिवासी को बनवा दिया होता। नहीं, मैं यही कहूंगा कि मैं आदिवासी और गैर आदिवासी की मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं कहता हूं। इसलिए मैंने, अगर आपने शुरू में हमारी बातों को कभी सुना भी होगा या देखे होंगे कि अखबारों में जा, तो मैं बार बार इस बात की हिमायती हूं कि वे देश में जनता की सरकार बने। तो मैं बार बार कहता हूं कि वे देश के प्रधानमंत्री हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उसका सीधा जनता की ओर से चुना जाना चाहिए, प्रत्यक्ष वोट से चुने जाने चाहिए, ताकि वो जनता के प्रति वो सरकार उत्तरदायी हो।
जो व्यक्ति अगर ये सोचता है वो फिर आदिवासी और गैर आदिवासी की बातें कहाँ से सोचेगी। ठीक है मरांडी साहब, आपसे ये बातचीत बड़ी दिलचस्प मोड़ पर है। इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं तो बाबूलाल मरांडी साहब से पूछेंगे कुछ और तीखे सवाल, पैने सवाल और वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।